प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत है 7 डेज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। आप सभी भाई एवं बहनों का हार्दिक स्वागत है। सहज राजयोग मेडिटेशन कोर्स हमें समग्र और स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। राजयोग मेडिटेशन, जो राजयोग मेडिटेशन हमें यहाँ सिखाया जाने वाला है जिस विश्वविद्यालय के द्वारा, तो सबसे पहले हम उस विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। विश्वविद्यालय का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह एक सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक संस्था है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में सिंध, हैदराबाद में हुई है। विश्वविद्यालय का स्थापनकर्ता निराकार परमात्मा है, जो कि कॉर्पोरियल मीडियम, साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा किया है। विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर माउंट आबू, राजस्थान में है। पूरे विश्व भर में इस विश्वविद्यालय के 137 देशों में 8,500 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं। 8,500 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं, जिसके द्वारा सहज राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया जाता है। सहज राजयोग मेडिटेशन हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य की कंप्लीट डेफिनेशन के बारे में बताते हुए उन्होंने भी कहा है कि कंप्लीट हेल्थ मीन्स जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही संपूर्ण स्वास्थ्य होना है। जिसमें स्वास्थ्य का पिरामिड अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिस पिरामिड में सबसे ऊपर शारीरिक स्वास्थ्य को रखा गया है, उसके नीचे सामाजिक स्वास्थ्य, उसके बाद भावनिक स्वास्थ्य, फिर मानसिक, बौद्धिक और सबसे लास्ट है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। पिरामिड का जो बेस है वो बड़ा होता है और वो सबसे नीचे यही बताता है कि इन सभी स्वास्थ्यों का जो फाउंडेशन है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। जैसे कि आजकल डॉक्टर्स भी बताते हैं कि जो भी बीमारी आदि है जो हमें रोगी बनाती है, उसका मूल कारण है साइकोसोमैटिक डिसीजेस। तो साइकोसोमैटिक डिसीजेस में हमको डिसीज बनाने वाले हमारे विचार है, और विचारों के कारण ही हमारे बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना जरूरी है आध्यात्मिक स्वास्थ्य के ऊपर। जैसे कहते भी है कि मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, माना मन दुरुस्त जो है वो तन को भी अवश्य दुरुस्त रखता ही होगा। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य का पूरा डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि कंप्लीट स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, जिसमें स्पिरिचुअली हेल्दी जो है, स्पिरिचुअली हेल्दी माना वो अपने आप को रियलाइज करता है कि मेरे में कौन सी शक्तियां है, उसके पास कंप्लीट नजरिया है कि कैसे हमें जीवन जीना है अर्थपूर्ण और पर्पस के साथ, और वो जो भी जीवन जीता है उसमें आंतरिक खुशी के साथ जीवन जीता है। और जहाँ पे खुशी है वहाँ स्वास्थ्य है ही है। तो राजयोग मेडिटेशन की आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है। आप सबको अभी पता है कि अभी हम कौन से समय में गुजर रहे हैं। जैसे कि देखिए कि सभी जगह पर आज स्वच्छता के ऊपर अटेंशन दिया जा रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, आप भी घर में हैं। आशा करते हैं कि हम आप सभी
सुरक्षित भी है, स्वस्थ भी है। स्वच्छता के ऊपर अटेंशन दिया जा रहा है तो हम हमारे आसपास के जगहों को भी स्वच्छ रख रहे हैं, घरों को भी स्वच्छ रख रहे हैं, और साथ ही साथ प्रकृति भी जो अपने आप को रिजुनेट कर रही है, स्वच्छ करने में लगी है। तो ऐसे सुनहरे मौके पर एक और ऐसा अहम जगह है जिसकी स्वच्छता हमें करनी है और जिसकी स्वच्छता अति आवश्यक भी है, और वो है मन की स्वच्छता। इसी उद्देश्य को लेकर कैसे हमें हमारे मन को स्वच्छ रखना है, इसी उद्देश्य को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स। क्योंकि मन की स्वच्छता माना मन को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाना। जब मन मेडिटेशन में बिजी होता है थोड़े समय के लिए भी, तो जैसे कि वो चार्ज होता है, और ये चार्ज्ड माइंड चार्ज्ड शरीर की तरह या चार्ज्ड बैटरी की तरह होता है। तो चार्जिंग का समय क्वालिटी टाइम होना चाहिए। जैसे कि आज आप सभी लोग अपने व्यस्त कार्य में से निकल करके ये मेडिटेशन कोर्स आपने ज्वाइन किया है, वैसे ही हर रोज अपने आप को भी क्वालिटी टाइम देना जरूरी है। जो कि राजयोग मेडिटेशन का अर्थ ही है कि जिसमें राज और योग ये दो शब्द है, उसमें कि योग शब्द जो है उसका अर्थ है जोड़। योग शब्द संस्कृत युज शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ जोड़ अर्थात कनेक्शन है। कनेक्शन अर्थात वैसे तो कनेक्शन बहुत सारे प्रकार के हैं, जैसे कि फिजिकल कनेक्शन जिसको भौतिक योग कहते हैं, दो वस्तुओं का जोड़ होता है। मानसिक योग अर्थात मन का मन के साथ कनेक्शन, और जो तीसरा योग है वो है आध्यात्मिक योग, जहाँ आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट करती है। टेलीपैथिक कनेक्शन के बारे में आप सबको पता होगा, अनुभव भी होगा। किसी एक व्यक्ति को हम पूरे दिल से मन से याद करते हैं तो उसी वक्त उस व्यक्ति का फोन आता है या फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं और वो बोलता है कि अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। तो इसका अर्थ ही है कि मन का मन के साथ कनेक्शन है। तो ये मन का मन के साथ कैसे कनेक्शन है, वैसे ही आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, यही आध्यात्मिक योग है। आध्यात्मिक योग ही हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। नियमित रूप से अगर हम ये मेडिटेशन करेंगे तो हमारे तन और मन को भी ये स्वास्थ्य रखेगा। जैसे कि राजयोग मेडिटेशन में हमें ये रियलाइज किया जाता है कि मन में चलने वाले विचार ही हमारे मन की शांति को कम करता है या फिर बढ़ाता है। रियलाइजेशन के तौर पर सकारात्मक चिंतन, जिसका विचार जो है उसकी गति जो है, स्पीड जो है वो कम होने के कारण मन की शांति बढ़ती है, कि जो हम प्रैक्टिकल लेवल पर अनुभव भी करते हैं। राजयोग मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है, क्योंकि मन को स्टेबल रखने के लिए या स्टेबल करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। और आध्यात्मिक ज्ञान हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे शक्तियां भी बढ़ती हैं। इसी अवेयरनेस के साथ कि मैं कौन हूँ, एक शक्ति हूँ, चेतना हूँ, जब ये इसके बारे में हमें अवेयर किया जाता है तो हमारा खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी एक्सेप्टेंस लेवल, स्वीकार भाव बढ़ता जाता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है। तनाव, चिंता और भय से भी मुक्त हो जाते हैं। अभी दुनिया में देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन, चिंता या भय से ग्रस्त है। कोरोना का भय तो अब हर एक के मन में है, मृत्यु का भय है। जैसे कि आध्यात्मिकता हमें ये सिखाते हैं,
स्पिरिचुअलिटी जिसको हम कहते हैं कि मैं स्पिरिट इन रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही है स्पिरिट इन रियलिटी। जैसे जैसे मैं स्पिरिट हूँ रियल में, इसका अवेयरनेस बढ़ता जाता है, तो हम सभी प्रकार के तनाव, चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। इनर स्टेबिलिटी होने के कारण मेडिटेशन से इनर स्टेबिलिटी प्राप्त करने के बाद हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो चाहे कितनी भी बिगड़े तो उसको भी हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि जो इनर स्टेट है वो हमारे आउटर जो सिचुएशन है उसको डील करने में बहुत मदद करती है। अगर हमारा इनर स्टेट डिस्टर्ब्ड है तो बाहर की परिस्थितियों को फेस करने में हमें बहुत ही कष्ट महसूस होता है। और अगर हमारा इनर स्टेट स्टेबल है तो फिर चाहे बाहर की परिस्थितियां कितनी भी भयावह क्यों ना हो, लेकिन हम उसको फेस कर सकते हैं, क्योंकि फेस करने वाली मैं स्वयं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मेडिटेशन में उसका हम अनुभव करते हैं कि जो हलने वाली, हलचल में आने वाली या फिर जो चेंज होने वाली है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक शाश्वत सत्ता हूँ। इसके बारे में हमें अवेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो भी हमारे मन में विचार चल रहे हैं उन विचारों के कारण ही हम बन रहे हैं। विचार करने वाली शक्ति कौन है? विचार करने वाली शक्ति है हमारा मन। विचारों का उत्पन्न करने वाली जो सत्ता है वो है हमारा मन। मन में जो विचार चलते हैं वो विचार चलने के बाद उसके ऊपर हमें जजमेंट लेना होता है, तो वो जजमेंट लेने का काम करती है हमारी बुद्धि। और उसके बाद जजमेंट करना अर्थात उसको प्रैक्टिस में हम लाते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं। और प्रैक्टिकल में आते हैं अर्थात कर्म करते हैं, और जो कर्म हम बार बार करते हैं उसकी आदत लगती है, और आदत होने के बाद वही हमारा संस्कार बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि मन में चलने वाले विचार ट्रांसफर किए जाते हैं बुद्धि को, और फिर बुद्धि द्वारा निर्णय लेने के बाद वो प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं, और फिर वही आदत बनती है जिसका संस्कार निर्माण होता है। और जैसे ही आदत लगने के बाद, संस्कार पक्का होने के बाद, जैसे कि बाईपास होता है। क्या बाईपास होता है? बुद्धि बाईपास होती है। माना संस्कार पक्का हो गया तो मन में विचार चला, विचार चलने के बाद तुरंत ही बुद्धि के तरफ न जाकर वो डायरेक्ट अपने आदत के वश होकर कर्म करने लगते हैं। इसी तरह से अगर हमें कुछ नया करना है, जैसे कि आज हम इस 9 से 10 बजे तक पूरा हम एक कोर्स सुनने में बिजी हैं। माना जो हमारे रूटीन वर्क था, उस रूटीन वर्क से हम अपने आप को डिटैच किया है और यहाँ कनेक्ट किया है। तो ये कनेक्ट करने के पहले हमारे मन में विचार आया, फिर बुद्धि से हमने निर्णय लिया, और फिर हमने वो प्रैक्टिकल में कर्म करके इसके साथ जुड़ गए। इसी तरह से कल हमको निर्णय नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन संस्कारों के वश होकर के हम डायरेक्टली यही करेंगे। एक बार मेडिटेशन करने की भी अगर हमें आदत लग गई तो वो भी मन में विचार आने के बाद डायरेक्ट हम थोड़ा समय निकाल करके बैठ जाएंगे। तो क्वालिटी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ क्वालिटी टाइम निकालने के बाद हम अपने आप को सेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि मन में चलने वाले जो विचार है वो कैसे हमारे संस्कारों का निर्माण करने में मददगार बनती है। तो हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ है हमारा मन, और मन में चलने वाले विचार, उनके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। विचार कितने प्रकार के हैं? तो
विचार तो वैसे 4 प्रकार के हैं। पहला है सकारात्मक, दूसरा है आवश्यक, तीसरा व्यर्थ और चौथा नकारात्मक। तो साइकोलॉजिकल एविडेंसेस हमें बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति है जिसको कोई भी प्रकार का मानसिक आजार नहीं है, मानसिक रोग नहीं है, वो व्यक्ति पूरे 1 मिनट में 40 से 50 विचार करता है, पूरे दिन में 50,000 से 60,000 विचार करता है। तो इस विचारों में अगर हम देखेंगे तो 80% जो विचार है वो व्यर्थ और निगेटिव है, और उसमें बाकी के जो 20% है, उस 20% में ये बाकी के 2 विचार है, आवश्यक विचार और सकारात्मक विचार। मनोबल अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, तो सकारात्मक विचारों का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो सकारात्मक विचारों के लिए जो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि विचार चलते कैसे हैं, इन विचारों का सोर्स क्या है, विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। तो विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, उसका आंसर है कि जो हम इंफॉर्मेशन अपने आप को देते हैं, चाहे हम सुन रहे हैं, चाहे हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, उसके बाद ये विचार जो है वो निर्मित होते हैं। तो इन विचारों का जो प्रभाव है, वो प्रभाव, विचारों का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ता है। विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो विचारों की क्वालिटी को भी हमें चेक करना है। अगर हमारे मन में चलने वाले जो विचार है वो अगर सकारात्मक है, वो अगर सकारात्मक है, क्योंकि सकारात्मक विचारों की जो स्पीड है वो स्पीड बहुत ही कम होती है। जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो हमारे मस्तिष्क को एक्टिवेट करता है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और ब्रेन को एक्टिवेट करने के बाद वैसे ही ट्रिगर होता है तो हमारे जो हार्मोन्स है वैसे सिक्रीट होते हैं और वैसे ही एनर्जी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। जैसे कि पूरा स्टेबल वाटर लेवल है और उसमें हम छोटा सा एक कंकड़ भी डालते हैं तो भी फिर भी वहाँ रिपल इफेक्ट होता है, जैसे कि तरंगे, लहरें उत्पन्न होती हैं। अगर कंकड़ के बजाय हम बड़ा पत्थर डालेंगे तो उसमें जो एक प्रकार की सिमेट्री है तरंगों में वो दिखाई नहीं देगी। उसी तरह से हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो विचार अगर उसमें स्टेबिलिटी माना सकारात्मकता नहीं है, व्यर्थ है, निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव विचारों की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे मन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आपको अनुभव होगा अगर हम टेंशन में हैं, किसी बात का टेंशन है, चिंता है, तो हमारी सांसें फूलती हैं, सांस तेज स्पीड से सांसें चलने लगती है। तो सबसे पहला जो विचार हम करते हैं उसका जो अफेक्शन है वो हमारे सांसों पर माना बॉडी पर होता है, जो कि मस्तिष्क के द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाती है। तो इसी तरह से विचार जो है वो बहुत ही अहम बात है हमारे जीवन को बनाने में। अभी हमने यहाँ देखा है कि कैसे जो विचार उत्पन्न होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में उसकी तरंगे फैलती हैं। तो इसको हम यहाँ पे ब्रेन वेव्स में दिखाया है। मन की जो अवस्थाएं हैं वो यहाँ पे बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा स्टेजेस में यहाँ दिखाए हैं। मन की 4 अवस्थाएं माना जहाँ पे यहाँ दिखाया है कि 13 to 30 साइकिल्स पर सेकंड, ये क्या है? ये है हमारे मन में चलने वाले विचार। ये कब चलते हैं इतने विचार? जागृत अवस्था में, जैसे कि अभी। तो जागृत अवस्था में जब हम हैं तो हमारे मन में ये विचार चलते हैं। यहाँ दिखाया है ये जो है पूरा ये 1 सेकेंड में
इतने विचार चलते हैं 30 साइकिल्स पर सेकंड जागृत अवस्था में। उसके बाद मन की जो अल्फा स्टेज है, उस अल्फा स्टेज में माना विश्राम की अवस्था है, तो वहां पे 7 से 13 विचार चलते हैं। फिर उसके बाद है स्वप्न की अवस्था जो कि थीटा स्टेज, उसमें कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 विचार चलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है डेल्टा स्टेज, जो गहरी नींद की अवस्था में होती है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 विचार चलते हैं, जो गहरी नींद की अवस्था है। आजकल हम सब जगह सुन रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जैसे कि सब जगह हम यही सुन रहे हैं कि जो चीज जिसके बारे में या जो चीज हम चाहते हैं, वो अगर रात को सोते समय हम विचार करते सोएंगे या फिर विजुअलाइज करते हुए सो जाएंगे, तो वो चीज हमें जल्द से जल्द उसकी प्राप्ति होती है। ये क्या है? तो ये यही स्टेज के बारे में वहां पे बताया जा रहा है कि डेल्टा स्टेज जो है, डेल्टा स्टेज ऑफ माइंड, ये बहुत ही पावरफुल अवस्था है। इस अवस्था में हम जो भी विचार करते हैं, वो विचार पूरे बॉडी को, उसके साथ ही साथ हमारे आसपास के वातावरण को हम जैसा चाह रहे हैं वैसा वो बनाने में मदद कर रहा है। इसलिए ये डेल्टा स्टेज का होना हमारे माइंड का बहुत जरूरी है, हेल्थ के दृष्टिकोण से भी, और हम जो अचीवमेंट चाह रहे हैं उसके बारे में भी हमारा ये स्टेज होना बहुत ही अति आवश्यक है। लेकिन बात यह है कि ये स्टेज तो गहरी नींद की अवस्था में रहती है। तो गहरी नींद की अवस्था में रहने वाली ये अवस्था हम दिन भर में तो सो नहीं सकते। तो ये अवस्था हमें हमारी जागृत अवस्था में रहते हुए मेंटेन करना है। तो कैसे हो सकता है? तो इसके लिए मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेडिटेशन ये कॉन्शियस रिलैक्सेशन है। नींद जो है वो अनकॉन्शियस रिलैक्सेशन है, और मेडिटेशन करने से वो ये अवस्था हम कॉन्शियसली उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन करना चाहिए, जो मेडिटेशन हमें उस डेल्टा स्टेज में ले जाने के लिए हम मदद करता है। हमारे विश्वविद्यालय में दादी जानकी जी, जिन्होंने अभी कुछ दिनों के पहले ही अपना देह का त्याग किया हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड में डेल्टा वुमन के नाम से प्रसिद्ध है। डेल्टा स्टेज आपने देखा कि 0 to 3 या 4 विचार हर सेकंड, जो कि गहरी नींद की अवस्था में होती है। तो इस अवस्था में भी, इस उम्र में भी, जहाँ पे लंदन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर ये प्रयोग किया हुआ था, जो चित्र यहाँ दिखाया दे रहा है, जहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे साइंटिस्ट ने। और फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि दादी जानकी जी, जो कि हर वक्त, चाहे भाषण देना हो, चाहे नींद का समय हो, चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, हर समय दादी की जो माइंड की अवस्था उन्होंने चेक किया, उस समय उनको वो मशीन के द्वारा डेल्टा स्टेज ही दिखाई दिया। तो उस समय वो साइंटिस्ट ने दादी को डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड या वर्ल्ड स्टेबल माइंडेड वुमन घोषित किया गया। ये सब किसका परिणाम है? परिणाम है यहाँ पे सिखाया जाने वाला राजयोग मेडिटेशन कोर्स। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में हमें सबसे पहले ये अवेयर किया जाता है कि मैं कौन हूँ और मुझे कैसे विचार करना है। क्योंकि कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम, माना जो हम विचार कर रहे हैं वैसे ही विचार हमारे जो है वो भावनाओं को निर्माण करती हैं। जैसे कि हम आनंदित कोई विचार कर रहे हैं, या फिर ऐसे विचार जो हमारे मूड को बना रहा है, वैसे ही फीलिंग्स क्रिएट होती हैं।
और वो हमारे भावनाओं को जन्म देता है। वैसे ही भावना हमारे मुख पर दिखाई देता है शरीर के द्वारा, वैसे ही हम उसको रिएक्ट करते हैं। खुशी की भावना हम जैसे कि छलांग मार करके, या फिर क्रोध की भावना है तो फिर वो हम आंखों के द्वारा गुस्से से ऐसे रिएक्शन में लाते हैं। और फिर शरीर के बाद वो विचारों के जो द्वारा भावनाएं जो निर्माण होती है वो शरीर के बाद, वैसे ही अफेक्शन हमारे संबंधों के ऊपर होता है। क्योंकि हम देखते हैं अगर हम खुश हैं तो जो हम हमारे साथ, हम जिसके साथ भी जैसे कि व्यवहार में आ रहे हैं वो भी खुश हैं। अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो हमारे संबंध भी बिगड़ जाते हैं। संबंध बिगड़ जाते हैं माना वातावरण तनावपूर्ण होता है, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि पूरा वातावरण बनता है। माना अर्थात जो हम विचार करते हैं तो थॉट लीड्स टू फीलिंग्स, और वही फीलिंग्स हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। वैसे हमारे संबंध बन जाते हैं और फिर उसका परिणाम हमारे वातावरण में वो फैल जाता है और वैसे ही वातावरण भी बन जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा या अनुभव भी होगा कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण कैसे होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हमें कैसा लगता है, और एक स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण, और जिस घर में हम रोज रहते हैं वहाँ का वातावरण, हर जगह का जो वातावरण है वो हम फील करते हैं। हॉस्पिटल में हमें ज्यादा ठहरने का मन नहीं करता है, मंदिर में बहुत ज्यादा समय ठहरने का मन करता है, क्योंकि वातावरण में वो जो विचारों से उत्पन्न हुई तरंगे लहरें हैं, वो लहरें हमें क्या करती हैं, अपने तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात हमारे आसपास जो वातावरण है, चाहे हमारे ऑफिस का, हमारे केबिन का, हमारे घर में, हमारे बेडरूम का, या फिर हमारे किचन में, तो ये जो भी वातावरण हमारे आसपास बन रहा है उसका जो वातावरण निर्माण करता है वो हम स्वयं ही हैं, क्योंकि स्वयं में चलने वाले जो विचार है वही उसका निर्माण कर रहे हैं। तो अभी हम डिसाइड करें कि हमारे आसपास का वातावरण हमें कैसे बनाना है। अगर आसपास का वातावरण हमें शक्तिशाली, पॉजिटिव, सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो मन है वो हमेशा चार्ज्ड होना जरूरी है। मन को चार्ज करने के लिए हमें भी उसको ऐसे सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्ट करना जरूरी है। तो मेडिटेशन अर्थात यही है कि मन को सुप्रीम हीलर, सुप्रीम पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना। वो जो सुप्रीम हीलर परमात्मा है। राजयोग मेडिटेशन में हमें यही सिखाया जाता है कि कैसे एक खुद का कनेक्शन सुप्रीम हीलर के साथ करना, सुप्रीम हीलर के साथ कनेक्शन करना, यही मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन जो है वो सर्वश्रेष्ठ जोड़ है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही सिखाया गया, यही हमने देखा कि योग अर्थात कनेक्शन और राजयोग अर्थात सर्वश्रेष्ठ जोड़, जो सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ, शक्ति के साथ होता है। जैसे हमारे घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, टीवी है, फ्रिज है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चार्जिंग के ऊपर चलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनका निरंतर कनेक्शन होना जरूरी है पावर हाउस के साथ। पावर हाउस के साथ कनेक्शन है तो हम उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लाभ ले रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं। अगर किसी वजह से अगर हम चार्जिंग नहीं कर पाते, चाहे मोबाइल या लैपटॉप का, तो उस गैजेट्स का हम लाभ नहीं ले पाते हैं। अर्थात हम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, उसके चार्जिंग के बारे में कितना अवेयर है, क्योंकि पता है कि जब तक ये चार्ज नहीं है तब तक हम इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम शरीर को भी चार्ज रखने के लिए बहुत सारे ऐसे बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे शरीर का ध्यान रखते समय हम उसको बैलेंस्ड डाइट देते हैं, उसके साथ साथ
उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज भी करते हैं, और एक्सरसाइज सिर्फ नहीं करते लेकिन उसको रेस्ट भी देते हैं। जब बीमार होते हैं तो बीमारी के समय हम उसको दवाइयाँ भी देते हैं। माना हर तरफ से हम शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, उसको जो चाहिए वो हम उसको देते रहते हैं, क्योंकि हम शरीर का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन शरीर के साथ साथ हर वक्त ये मन भी चल रहा है। शरीर कार्य कर रहा है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसको चलाने वाला हमारा मन है। क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, उसके पहले तो हमारे मन में विचार ही उत्पन्न हुए ना। माना शरीर बाह्य रीति से चल रहा है, लेकिन उससे कहीं समय पहले हमारा मन चल रहा है। तो जैसे हम शरीर का ध्यान दे रहे हैं, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, रेस्ट, इन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं और वो शरीर को दे रहे हैं, वैसे ही हमारे मन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम मन को ऐसे क्या दें? मन का भोजन क्या है? मन की दवाई क्या है? मन रेस्ट करता है। मन क्या रेस्ट करता होगा? अगर रेस्ट करता होगा तो कैसे उसका रेस्ट की उसकी विधि क्या है? इन सब बातों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और इसी के लिए राजयोग करना आवश्यक है, क्योंकि राजयोग हमारे तन को भी और मन को भी स्वस्थ बनाता है। क्योंकि राजयोग करने के लिए ऐसे कोई विशिष्ट आसन में बैठ करके या विशिष्ट जगह पर बैठ करके करना, ये जैसे कि नेसेसरीली आवश्यक नहीं है। आरामदायक स्थिति में स्थित रह करके हम इसको कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, राजयोग की विधि जो है वो हमें ये सिखाती है कि स्वयं को हमें वर्तमान में स्थित करना है। बहुत बार क्या होता है, जब भी हम रिलैक्स बस बैठते हैं तो उस समय क्या होता है, हम पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट में भी ऐसे बातों का भी हम विचार करते हैं जिसमें अभी वर्तमान में तो वो संभव नहीं होता है। जैसे कि अगर समझे कि अगर मैं खुद के बारे में विचार करते हुए मैं ये अगर खुद को विचार दूं कि मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था, वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कितना वातावरण अच्छा था, कितने स्वस्थ रहते थे, और अभी तो अभी देखिए लॉकडाउन के कारण बाहर भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे ऐसे हम खुद को इतना अतीत में ले जाते हैं कि जो अभी वर्तमान समय में तो वो पॉसिबल नहीं है। और वो विचार करते करते हम खुद को इतना नीचे स्तर पर ले जाते हैं कि फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो राजयोग की विधि हमें वर्तमान में स्थित करना सिखाती है, क्योंकि वर्तमान में स्थित करना अर्थात जो शाश्वत या वैश्विक सत्य है उसके बारे में चिंतन करना, माना आत्मा का चिंतन करना, आत्मचिंतन करना। क्योंकि आत्मचिंतन ही हमारी आत्मविश्वास बढ़ाता है, क्योंकि आत्मविश्वास का अर्थ ही है आत्मा में विश्वास करना, जिसमें हमें ज्ञान दिया जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं लेकिन अनुभूति भी यहाँ हम कराएंगे। फिर उसके बाद परमात्मा के चिंतन करना, उसके गुण स्वरूप संबंधों के बारे में चिंतन करना, अनुभव करना। और फिर इस अनुभव के साथ साथ, क्योंकि जो हम अनुभव करते हैं वही हमारे प्रकंपन बन करके पूरे विश्व में फैल जाता है, और वही हमारा वातावरण भी बन जाता है। तो इस तरह से ये राजयोग जो है वो सहज राजयोग है। सहज योग, इसको सहज योग इसलिए कहा गया है क्योंकि सहज रीति से हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने सुना कि मेडिटेशन इम्पॉसिबल है, माइंड एकाग्र नहीं होता है, मन बहुत चंचल है, वो एक जगह पर रुकता नहीं है, घोड़े की तरह वो हमेशा जैसे कि चलता ही रहता है। तो इस माइंड को कैसे हम स्थिर करें? जब भी हम मेडिटेशन में बैठने की कोशिश करते हैं तो ये मन के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं,
और कंट्रोल न करने के कारण हम इसको बहुत ही डिफिकल्ट समझा। लेकिन यहाँ राजयोग सिर्फ राजयोग नहीं, लेकिन बेसिक फाउंडेशन जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ दिया जाएगा, जो एक आपका फाउंडेशन बेस तैयार करेगा, जिसके कारण आपको इस राजयोग सहज योग महसूस होगा। राजयोग में हम हमारे मन बुद्धि का कनेक्शन सुप्रीम हीलर, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि इस बुद्धि को भी सशक्त और शक्तिशाली बनाता है। माना राजयोग बुद्धि योग से होने के कारण इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। साथ साथ राजयोग को कर्म योग भी कहते हैं, क्योंकि आजकल तो सभी लोग बहुत बिजी हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इतने हम बिजी हैं कि जैसे कि इतना बिजी कहते हैं कि कई बार तो लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। इतना अपने आप को बिजी समझते भी है और है भी। तो राजयोग जो है वो राजयोग हम कर्म करते समय भी कर सकते हैं, क्योंकि राजयोग किसी हठ आसन से, किसी शारीरिक क्रियाओं से नहीं करना है, लेकिन मन और बुद्धि से करना है। बहुत सारे ऐसे रूटीन कर्म हैं जो कर्म करते समय हम बहुत सारे विचारों में रहते हैं। जैसे कि अगर एक हाउसवाइफ है तो उसका रूटीन का कार्य है भोजन बनाना। तो भोजन बनाते समय वो बहुत समय ऐसे बहुत सारे वेस्ट या व्यर्थ चिंतन में वो लगे रहती हैं। तो उस व्यस्त चिंतन को हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे मन को एक सही जगह पर लाना है। आत्मचिंतन करेंगे, परमात्मा चिंतन में लगाएंगे, पॉजिटिव चिंतन में लगाएंगे, तो ये भी क्या है, कर्म योग है। तो हमारे पास समय नहीं है ऐसा कोई भी अभी कह नहीं सकता, क्योंकि राजयोग में कर्म योग समाया हुआ है। राजयोग भक्ति योग भी है, क्योंकि जैसे भक्ति में हम पूरे भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक ईश्वर चिंतन में लगे रहते हैं, अनुभव करते हैं, भगवान को याद करते हैं। राजयोग भी भक्ति योग है, क्योंकि राजयोग में भी हम पूरे श्रद्धा पूर्वक भावना से भगवान को याद करते हैं। भक्ति योग के बाद राजयोग संन्यास योग भी है। किसका संन्यास करना है? यहाँ पे संन्यास करना है हमारे विकृत मनोवृत्तियों का, जैसे कि क्रोध है, लोभ है, या फिर अन्य कोई ऐसे बातें हैं या आदतें हैं जिसके कारण हम स्वयं भी परेशान हैं, हमारे लौकिक घर में संबंधों में भी वो परेशानी है। तो संबंधों में परेशानी का कारण जो विकृत मनोवृत्ति है, क्रोध, लोभ या कोई व्यसन, इन सब बातों का हमें संन्यास करना है। क्योंकि संन्यास करने के लिए माना कोई ऐसे जो गलत आदत है, गलत चीजें हैं, या फिर ऐसे विकृत मनोवृत्ति है, उनको छोड़ने के लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि आजकल तो सलाह देने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन सिर्फ सलाह से कुछ नहीं होता। सलाह के साथ साथ शक्ति भी चाहिए उस बुरी आदत को मिटाने के लिए। और वो बुरी आदत, विकृत मनोवृत्ति, उसको मिटाने की जो शक्ति है, वो शक्ति हमें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए राजयोग में संन्यास योग भी शामिल है। इसके बाद है समत्व योग। राजयोग को समत्व योग भी कहा जाता है। समत्व योग अर्थात कोई भी योग हम जैसे कि दुनिया में सिखाते योगासन, उसमें कोई लिमिटेशंस है। माना इसी जगह पर बैठना है, इसी विधि से करना है, ऐसे बैठकर ही करना है, या फिर योग करते समय बहुत सारे नियम हैं कि खाली पेट करना है, या फिर पेट साफ होने के बाद करना है, या फिर विकलांग जो लोग हैं वो ये नहीं कर सकते हैं, या फिर प्रेग्नेंट जो है वो भी नहीं कर सकते, जिनका ऑपरेशन हुआ है वो भी नहीं कर सकते। ऐसे कोई कोई आसन आदि हैं। अर्थात दुनिया में सिखाने वाले जो योगासन वगैरह जो है, वो सब योग
करते समय बहुत सारे ऐसे नियम हैं, एज रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन इस राजयोग में ऐसे किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है, स्थान का नहीं, बैठने संबंधी भी नहीं, और फिर एज में भी नहीं, और इसके साथ ही किसी भी जाति धर्म मठ पंथ को मानने वाला कोई भी व्यक्ति इस योग को कर सकता है, इसलिए इसको समत्व योग भी कहते हैं। राजयोग को ज्ञान योग भी कहते हैं। ज्ञान योग अर्थात पूरे ज्ञान सहित, कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। तो ज्ञान सहित, ज्ञान अर्थात समझ, तो समझ सहित हम अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, सुप्रीम हीलर के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए ज्ञान योग भी राजयोग में शामिल है। जैसे सभी जो योग यहाँ पे हमने अभी देखा, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, ज्ञान योग, सहज योग, इन सब योगों का जो राजा है वो राजयोग है, इसीलिए इसका नाम ही है राजयोग। साथ ही साथ सब योग इसमें समाये हुए हैं, इसलिए भी इसको राजयोग कहा जाता है। साथ ही साथ राजयोग माना राजा, योगों में या सभी योगों में ये राजा है, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। अभी सिर्फ ये योग राजा नहीं है, लेकिन ये राजयोग जो करते हैं वो भी राजा बन जाते हैं। राजा अर्थात अथॉराइज्ड व्यक्ति, अथॉराइज्ड पर्सन, जिसके पास अथॉरिटी है उसको हम राजा कहते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जिसमें हर एक राज करना चाहता है। जैसे पॉलिटिशियंस जो है, राजनेताएं लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर राज करना चाहते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर राज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर टीचर स्टूडेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, स्टूडेंट टीचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे ही सब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है, लेकिन कोई भी कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना जानता है, कंट्रोल कर सकता है, वही दूसरों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। एक बात बताना यहाँ जरूरी है। एक बात बताइए, क्या आप में से ऐसे कोई है जो अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो कहता है कि मैं इन आंखों से जो देखना चाहता हूँ वही देखूंगा, मैं इन कानों से जो सुनना चाहता हूँ वही सुनूंगा आज से, मैं इन हाथों से जो कर्म करना चाहता हूँ वही करूंगा? इसको कहेंगे कंट्रोल। लेकिन ये कंट्रोल आज किसी में भी नहीं है। राजयोग सीखने से ये अवेयरनेस आती है, और फिर हम अपने खुद के ऊपर, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य कर सकते हैं। माना मन को भी हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, और हमारे कर्मेंद्रियों को भी जैसे चाहे उसको चला सकते हैं। तो इसी तरह से मेडिटेशन बहुत ही अति आवश्यक है। यह अभ्यास कोई भी कर सकता है, विश्व का कोई भी व्यक्ति राजयोग अभ्यास कर सकता है। इसके लिए लिंग, उम्र, जाति, धर्म, भेष, देश, भाषा, शिक्षण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मन, किसी की भी मना, इसका कोई भी बंधन नहीं है। सिर्फ हमारी मनोस्थिति, मनोस्थिति का भी कोई वैसे बंधन नहीं है, क्योंकि मन की स्थिति तो बनाना है ना मेडिटेशन के द्वारा। इसके लिए सिर्फ एक जरूरी है बात, और वो है अपने अंतर मन की आवाज सुनना और सुन करके निर्णय लेना। तो इस तरह से हम मेडिटेशन सीख सकते हैं। और ये मेडिटेशन की जो शुरुआत है, कोर्स की जो शुरुआत है, वो हम कल से करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने जाना कि मेडिटेशन के बारे में, कि मेडिटेशन करने के लिए दो बातों का सबसे पहले ज्ञान होना आवश्यक है।
और वह है स्वयं की पहचान, और दूसरी बात है परमात्मा की पहचान। उसके साथ साथ कर्मों की गुह्य गति की भी पहचान होनी या जानना जरूरी है। उसके साथ साथ समय के बारे में भी आपको यहाँ बताया जाएगा। तो कुछ एक बातों का ज्ञान यहाँ पे इन 7 दिनों के अंदर आपको दिया जाएगा, जिससे आपके मन में कंप्लीट अवेयरनेस आ जाएगी कि हम इस पूरे जर्नी में कहाँ हैं और हमें क्या करना है। ये समझ में आ जाएगा। बस इसके लिए आपको पूरे 7 दिन इस कोर्स में जुड़े रहना चाहिए। 9 से 10 हर रोज ये शुरू रहेगा। इसके साथ जब भी हम बैठते हैं तो पूरे रिलैक्स मन के साथ रिलैक्स करके शरीर को और मन के साथ मन को अलर्ट करके बैठ जाइए। और फिर आप डायरी पेन लेकर के भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कुछ एक बात जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप नोट कर सकते हैं, फिर बाद में उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। हर एक सेशन की शुरुआत जो है वो हम ओम शांति शब्द से करेंगे, क्योंकि ओम शांति शब्द ये जो है ये शब्द ऐसा है कि इसका अर्थ ही है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। आजकल तो हर एक लोग, हर एक व्यक्ति शांति चाह रहा है। तो आप कहेंगे कि क्या सिर्फ ओम शांति कहने से हमारे मन में शांति, जीवन में शांति आ जाएगी? वैसे सिर्फ कहने से तो नहीं आएगी, लेकिन इसकी शुरुआत जरूर होगी, क्योंकि हर रोज 1 घंटा हम यहाँ कल से जो सुनने वाले हैं वो इतने हाई विचार है, पॉजिटिव है। उस विचारों में जो पॉजिटिव सुनने से हमारे एक माइंड प्रोग्रामिंग हो जाएगी, और फिर प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद वो अवेयरनेस भी आ जाएगी। इसलिए जब भी हम हमारे मुख से कोई कटु वचन, कड़वे बोल निकलते थे तो हमारे बड़े हमें टोकते थे और कहते थे कि शुभ शुभ बोला करो, क्योंकि शुभ बोलना अर्थात सकारात्मक बोलना एक कब पॉसिबल है, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से आते हैं, उसके पहले वो हमारे मन में आते हैं, और मन के बाद, विचारों के बाद फिर वो वाणी में आती है और फिर कर्म में आती है। इसीलिए हर एक अच्छे कार्य की शुरुआत अच्छे विचारों से करना है। इसलिए अच्छे विचारों का निर्माण करने के लिए थोड़े समय के लिए हम ओम शांति शब्द कह करके फिर 1 मिनट के बाद हम हर सत्र की शुरुआत करेंगे। हर सत्र का एंड भी हम ओम शांति शब्द से ही करेंगे। और फिर जैसे कि अभी कहा कि डायरी पेन लेकर के बैठना है। हर सत्र आपको पूरे अलर्ट होकर के आपको सुनना है। सत्र सुनने के बाद, हर सत्र के एंड के बाद आपको उस सत्र के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछना है तो वो प्रश्न आप लाइव चैट ऑप्शन पर आप टाइप कर सकते हैं। फिर उस प्रश्न के, उन प्रश्नों के उत्तर हम दूसरे दिन के सेशन में देंगे। अगर कुछ ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं जिनके उत्तर आपको तीसरे, चौथे या 5वें सेशन में भी मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके प्रश्न उस सेशन से रिलेटेड है तो हम वो प्रश्न तुरंत नहीं देंगे, लेकिन बाद में उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं आशा व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ये हर रोज कल से 7-9 बजे आप सब सुनेंगे। तो थोड़े समय के लिए आज हमने जो भी सुना है, उसके बारे में थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करेंगे। तो 5 मिनट के लिए हम मेडिटेशन में अभी बैठेंगे। मेडिटेशन करने के लिए अभी सब अलर्ट होकर के बैठे।
अपने हाथ में अगर मोबाइल है तो उसको साइड पर रखिए। अगर नीचे बैठे हैं तो अपने हाथ अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखिए। बॉडी को पूरा रिलैक्स करके बैठिए। हमारा संपूर्ण लक्ष्य अभी हमारे शरीर के ऊपर आपको एकाग्र करना है। थोड़े ही समय के लिए आपको आपका लक्ष्य, आपका ध्यान आपके श्वासों के ऊपर एकाग्र करना है और ऐसे विचार करना है, फील करना है कि श्वास लेते समय वातावरण में जो पॉजिटिव एनर्जी है, उस पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने अंदर ले रहे हैं और श्वास छोड़ते समय हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को हम बाहर छोड़ेंगे। इस अनुभव के साथ हमें क्या करना है, अपने ऊपर एकाग्र करना है। आपके स्क्रीन के ऊपर जो एक बिंदी दिखाई दे रही है सबसे टॉप, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, या फिर आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। और मैं आपको अभी विचार देती हूँ। उसके ऊपर आपको चिंतन करना है। उसके ऊपर आपको चिंतन करना है। मैं एक शांत स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। विचारों का उत्पन्न करने वाला केंद्र बिंदु मेरे अंदर है। मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। शांति की लहरें मेरे ब्रेन से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। जो श्वास में ले रही हूँ, वातावरण की सभी पॉजिटिव एनर्जी उस श्वास के साथ मैं अपने अंदर ले रही हूँ और श्वास छोड़ते समय अपने अंदर की सभी निगेटिविटी बाहर फेंक रही हूँ। गहरा श्वास लें। गहरी श्वास के साथ 2-3 बार अनुभव करें कि शरीर के अंदर की सभी निगेटिविटी समाप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और एक विचार उत्पन्न करें, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति की तरंगे पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। फिर उसके बाद पूरे बॉडी का हर एक उस शांति का अनुभव कर रहा है। बॉडी का हर एक सेल एक एटम की तरह शक्तिशाली और शांतिदायी वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में फैल रहे हैं। ओम शांति।
तो कल तो फिर कल फिर मिलेंगे सुबह सुबह 9 9 बजे। बजे।